सभी को नमस्कार। बीए बीएड हिंदी बीए बीएड थर्ड ईयर ना, बीए बीएड तृतीय वर्ष हिंदी पेडागोजी हिंदी शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत भाषा शिक्षण की विधियों के बारे में हम पढ़ रहे थे, है ना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। इसमें ये हिंदी की जो है इसमें पहली जो विधि है वह है प्रत्यक्ष विधि। और दूसरी जो विधि है यहाँ पर परोक्ष विधि। और भी बहुत सारी है, आज हम केवल इन दो के बारे में ही चर्चा करेंगे। भूमिका। कोई भी विषय पढ़ाते या अध्ययन व अध्यापन कराते समय मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों की ओर अध्यापक व शिक्षक को ध्यान देना आवश्यक है। पठित सामग्री और विद्यार्थी, यह उसमें महत्वपूर्ण बिंदु है। अध्यापक को अध्यापन का कार्य छात्रों की रुचि, स्तर, उनकी प्रवृत्ति एवं मानसिक क्षमताओं के आधार पर करनी चाहिए। छात्रों का विषय में सामंजस्य स्थापित करने हेतु भाषा की शिक्षा देते समय महत्वपूर्ण विधियों व प्रविधियों का प्रयोग भी समय रहते करना आवश्यक है। विश्व के कई विद्वानों ने अंग्रेजी भाषा पढ़ाने हेतु विभिन्न विधियों व प्रविधियों का अन्वेषण व खोज किया है। उन्हीं का अनुकरण करके हिंदी शिक्षण में भी निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया गया है। पहला, प्रत्यक्ष विधि, जिसे अंग्रेजी में डायरेक्ट कहते हैं, डायरेक्ट मेथड कहते हैं। इसे प्रत्यक्ष के बाद में संभाषण विधि भी कहते हैं। वो कैसे कहते हैं हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। साथ ही साथ वार्तालाप पद्धति भी इसे कहते हैं। इस प्रकार इसके क्या है, 3 नाम हैं। चलिए इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। इस पद्धति का अर्थ है कि छात्र मातृभाषा की शिक्षा जिस प्रकार ग्रहण करता है उसी प्रकार नई भाषा की शिक्षा भी छात्र छात्राओं को दी जाए। बालक बालिकाओं को यह शिक्षा मातृभाषा का सहारा लेते हुए दी जाती है। इस पद्धति का माध्यम संभाषण होता है, अर्थात वार्तालाप होता है। इसलिए इस पद्धति को संभाषण पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति का प्रारंभ 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था, किंतु भारत में इसका प्रारंभ 1908 में हुआ था। इस पद्धति का प्रथम उपयोग पामर और थ्रीस ने किया था। इन्होंने अंग्रेजी की शिक्षा देने के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया था, जिसमें उन्हें बहुत सफलता मिली। इस पद्धति में भाषा की पढ़ाई वार्तालाप से और संभाषण से की जाती है। अध्यापक छोटे छोटे वाक्यों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करते हैं, छात्र उनका अनुकरण करते हैं। इस पद्धति में अध्यापक नाटकीय ढंग एवं अभिनय का प्रयोग भी कर सकते हैं। श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग भी यदि इसमें करेंगे तो इस पद्धति में को समझने में और आसानी हमें होगी। तो आपने देखा होगा कि इसका जो है सर्वप्रथम क्या है, यूरोप में जब डायरेक्ट मेथड की बात कर रही थी तो यूरोप में क्या है, 19वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई, है ना। 19वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई। 1908 में
भारत में यह आई। क्यों आई? क्योंकि अंग्रेजी की शिक्षा दी जाती थी, साथ साथ हिंदी की शिक्षा भी देने लगे। प्रथम उपयोग इसका किसने किया? पामर व थ्रीस ने इसका सर्वप्रथम उपयोग किया। पहला, ये दूसरा और ये तीसरा है। इसमें मुख्य बात क्या है कि बालक को यह शिक्षा मातृभाषा का सहारा लेके दी जाती है। जैसे मान लीजिए आप राजस्थानी भाषा है, तो राजस्थानी भाषा को हिंदी के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, है ना। जैसे पढ़ाई वार्तालाप से, अर्थात बातचीत करेंगे वो आपसे, किस में करेंगे? अपनी मातृभाषा में करेंगे। मातृभाषा से कौन सी भाषा उनको सिखानी है? हिंदी भाषा सिखानी है। तो मातृभाषा आपकी क्या है? राजस्थानी है। हालांकि राजस्थानी बोली है, इसको भी भाषा का दर्जा नहीं मिला है ना। तो ये क्या, इन दोनों भाषाओं में बातचीत करेंगे। ये हिंदी शुद्ध नहीं होगी, सामान्य बोलचाल की जो भाषा होगी उसका उपयोग ये करेंगे। सामान्य हिंदी की उपयोग वो करते हैं। और छोटे छोटे वाक्यों को मौखिक रूप से क्या करेंगे? प्रस्तुत करते हैं। छात्र उनका अनुकरण करते हैं। जैसे मान लीजिए, मारो नाम नरेश है ना। तो यह मारो का क्या आ जाएगा हिंदी में? अगर आप करना चाहो तो मेरा नाम का नाम ही आएगा, नाम नरेश है। इस तरह से क्या है, मारो का अर्थ क्या हुआ? मेरा। मेरा का अर्थ अगर संस्कृत में जाओगे तो मम, है ना। संस्कृत से हिंदी, हिंदी से राजस्थानी, इस तरह से क्या है, तत्सम और तद्भव शब्दों का जो है इसमें क्या है, मुख्य रूप से भूमिका होती है। ठीक है। अब इसके जानते हैं गुण, कौन कौन से इसके गुण हैं और कौन कौन से दोष है, अपन इसके बारे में जान लेते हैं। गुण। भाषा शिक्षण वार्तालाप से करने के कारण छात्रों का उच्चारण शुद्ध बनता है ना। पहला, छात्रों का उच्चारण शुद्ध बनता है। आपने देखा होगा कि जब शिक्षक पढ़ाता है और उसकी शिक्षा वार्तालाप, संभाषण अर्थात बातचीत के माध्यम से करता है, तो छात्रों को जब कोई चीज़ बोली जाती है तो वह शुद्ध व स्पष्ट रूप में बोली जाती है। तो क्या होता है, छात्रों का जो व्याकरण है वो अच्छा होता है। और व्याकरण अच्छा ही नहीं होता है, जबकि जो उनका जो उच्चारण वे करते हैं तो उन्हें स्पष्ट रूप से सुनाई देता है। जब स्पष्ट रूप से सुनाई देता है तो छोटी कक्षाओं में क्या है, सामूहिक रूप से क्या है, उन वाक्यों को दोहराव करते हैं। जब दोहराव करते हैं तो वो ज्ञान स्थायिकता की ओर अग्रसर हो जाता है। दूसरा, मैं गुण की बात कर रहा हूँ, है ना। गुण में अभिनयात्मक ढंग से पढ़ाने के कारण छात्रों का भाषा शिक्षण में मनोरंजन होता है ना। नाटकीय शैली में पढ़ाने के कारण भाषा शिक्षण में मनोरंजन होता है। आपने देखा होगा नाटकीय शैली, हिंदी जो है, हिंदी में यदि हिंदी का जो शिक्षक है, यदि वो अपने क्या है, सावधान अवस्था में यदि किसी पाठ को पढ़ाएगा तो छात्रों को क्या है, जो उसके अंतर्गत निहित भाव है, अर्थ है, वो कम समझ में आएंगे। परंतु क्या होता है, हिंदी का जो शिक्षक क्या है, विनोदी स्वभाव का होता है, मनोरंजन के साथ में क्या है, पढ़ाता है। हिंदी में कई प्रकार की जो विधाएं होती है ना, जैसे गद्य, पद्य, कहानी, नाटक, एकांकी, रिपोर्टाज, रेडियो रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, है ना, इत्यादि। तो यदि हिंदी का जो अध्यापक होगा सावधान मुद्रा में पढ़ाएगा तो उनके जो अर्थ व भाव छात्रों को कम समझ में आएंगे। परंतु यदि वो अर्थ व भाव के साथ में
जो संवेग है, उस संवेग का जो भावना है, भावना का अनुकरण करते हुए यदि वो पाठ को पढ़ाता है तो छात्रों में क्या है, वो जल्दी सीखने की होती है। यदि अपने पूर्व प्राथमिक कहानियों में देखा होगा, पूर्व प्राथमिक कविताओं में देखा होगा, जब छोटे छोटे बालक बालिकाओं को पढ़ाते हैं तो किस प्रकार वो मनोरंजन करते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण है, रेलगाड़ी रेलगाड़ी, है ना। तो रेलगाड़ी जो कैसे चलती है, तो उसका वो क्या है, उदाहरण वो प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। अगला, कक्षा में बालक बालिका नई भाषा का प्रत्यक्ष व्यवहार करता है। परिणाम स्वरूप दैनिक व्यवहार में उसे नई भाषा का उपयोग भी पता होता है ना। नई भाषा का प्रत्यक्ष व्यवहार करता है ना। जैसे हमने कहा था, यहाँ पर मैंने एक उदाहरण वाक्य लिखा है, ये राजस्थान मारू नाम नरेश है ना। काइच है मारू नाम, ये तो है राजस्थानी भाषा का सब वाक्य, और ये सामान्य हिंदी का वाक्य है। तो मारू का मतलब यहाँ मेरा है। इसी प्रकार यदि कोई तेलुगु है अन्नम, जैसे तेलुगु का शब्द अगर अपन लेते हैं जो क्षेत्रीय भाषा है, आंध्र प्रदेश की है ना। ये कहिए कि अन्नम तिन्नवा, अन्नम तिन्नवा, है ना। तो इसको क्या हुआ, भोजन कर लिया। अन्नम तिन्नवा, भोजन किया या कर लिया। भोजन किया इसका शुद्ध स्वरूप हो सकता है। तो ये तेलुगु भाषी है कि भोजन किया, तो किसके लिए पूछता है, जब आपस में वार्तालाप में अन्नम तिन्नवा, जब वो कहते हैं, है ना, भोजन किया। तो ये तेलुगु भाषी है, ये हिंदी भाषी है, सामान्य हिंदी है। तो इस प्रकार क्या है, इसकी शिक्षा दी जाती है। तो व्यवहार, प्रत्यक्ष व्यवहार क्या देखने को मिलता है, जब वो क्या है बातचीत के माध्यम से जब वो कोई बात करता है तो उसमें हाव भाव उसके निहित है। अब यहाँ पर अन्नम तिन्नवा, भोजन किया, है ना, इस तरह से क्या है उसका प्रत्यक्ष व्यवहार देखने को मिलता है। तो छात्र क्या है उसका अनुकरण करके सीखता है, क्योंकि भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। अगला है, यह पद्धति स्वाभाविक है। यह पद्धति, विधि, प्रणाली, कुछ भी हो, स्वाभाविक है ना, स्वभाव के अनुसार। अर्थात मात्र जो बोली बोली जाती है, उस बोली बोलने में कई प्रकार के हाव भाव का प्रयोग किया जाता है, कई प्रकार के संवेग का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब किसमें होते हैं, मानव में होते हैं। जीव जंतु और जानवरों में भी होते हैं, परंतु अधिकतर मात्रा में तो क्या है, संवेग जो है मानव में होते हैं, वो उसको प्रकट कर सकता है। यदि गाय को पीड़ा है तो वो आपको नहीं बोल सकती है, परंतु मानव क्या है अपने मुख माध्यम के माध्यम से, उसके चेहरे के माध्यम से, है ना, कई प्रकार की जो बातें हैं यहाँ पर आती है। तो ये पद्धति क्या है, यह विधि पद्धति प्रणाली स्वाभाविक है। अगला, मातृभाषा की कठिनाइयों का प्रश्न इस पद्धति में निर्माण नहीं होता है ना। मातृभाषा की कठिनाइयों का प्रश्न इसमें नहीं होता है। कठिनाई है ना, अर्थात मातृभाषा से वो भाषा सीख रहे हैं तो उसको तेलुगु भाषा में किस शब्द को क्या कहते हैं, हिंदी भाषा में किस शब्द को क्या कहते हैं, राजस्थानी भाषा में किस शब्द को क्या कहते हैं, और हिंदी भाषा में क्या कहते हैं। तो कठिनाई महसूस नहीं करता है बालक बालिका। वो उस प्रकार के जो बालक बालिकाएं साथ में भी रहते हैं, जब एक दूसरे से अनुवाद करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो धीरे धीरे वो अन्य भाषा वो सीख लेते हैं। कहते हैं कई प्रकार के जो भारत में टूरिस्ट प्लेस है, पर्यटन स्थल है, वहाँ पर जो अंग्रेजी बोलने वाले हैं, फ्रेंच बोलने वाले हैं, उन्हें भाषा का ज्ञान नहीं होता है, परंतु वे साथ में टूरिस्ट जो होते हैं, पर्यटक जो होते हैं, उनके साथ में वे वार्तालाप करते हैं, संवाद करते हैं, है ना।
प्रत्यक्ष उनसे बात करते हैं, उनको देखते हैं, उनके हाव भाव को वो क्या है स्वाभाविक रूप से क्या है अपनाते हैं, तो उन्हें वो भाषा का ज्ञान धीरे धीरे उनको होने लग जाता है। दोष, प्रत्यक्ष विधि व प्रणाली के दोष। मातृभाषा का उपयोग न करने के कारण यह पद्धति कुछ छात्रों के लिए बोझिल भी होती है ना, बोझिल होती है। मातृभाषा का उपयोग न करने के कारण, है ना, मतलब यहाँ पर ये है कि जो सामान्य जो उनकी भाषा है उस भाषा को वो आम बोलचाल की भाषा में वो करे। तो जैसे मान लीजिए उनकी साहित्यिक भाषा होती है और साहित्यिक भाषा को सामान्य भाषा में क्या है सबसे पहले आपको बोलना पड़ता है, अनुवाद करना पड़ता है। तत्पश्चात वहाँ उसकी जो भाषा है उसकी भाषा में अगर उसको मिलान करते हैं तो उन्हें थोड़ी कठिनाई महसूस मिलती है, अभ्यास की आवश्यकता अधिक होती है। दूसरा, अभ्यास की आवश्यकता अधिक होती है। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसोई आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। कोई भी कार्य बिना अभ्यास के नहीं होता है। यदि बालक बालिका अभ्यस्त नहीं होंगे तो वे उस भाषा को सीख नहीं पाएंगे, इसलिए इसमें अभ्यास की आवश्यकता होती है। इस पद्धति में व्याकरण की उपेक्षा की गई है। व्याकरण की उपेक्षा होती है। क्यों होती है? क्योंकि वे क्या है वर्ड टू वर्ड क्या है शिक्षा देते हैं, अर्थात शब्दों को शब्दों के माध्यम से पढ़ाने के कारण क्या होता है वाक्य शिक्षा, वाक्य बनते हैं, है ना। अब वाक्य बनते तो है परंतु उसको क्या करते हैं वे एज इट इज क्या करते हैं जस का तस या जैसे का तैसा क्या है वो ग्रहण कर लेते हैं। तो इसमें जो व्याकरण की जो प्रकृति है वो यहाँ पर गौण हो जाती है, इसलिए ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। चौथा, वार्तालाप को अधिक महत्व देने के कारण अन्य कौशल का विकास नहीं होता है। अन्य कौशल का विकास नहीं होता है। हमने पूर्व में बार बार कहा था कौशल में क्या आता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये क्या है चार कौशल के प्रकार होते हैं। यहाँ पर क्या है सुनना व बोलना की तो पूर्ति होती है जब वार्तालाप के माध्यम से सिखाते हैं कि आप अच्छी तरह से सुनते हैं प्रत्येक वाक्य को और फिर उसको आप बोलते हो, परंतु पढ़ना व लिखना जो होता है अर्थात उसके जो विचार है उसको अभिव्यक्त करने का जो तरीका है वह नहीं हो पाता है। तो अन्य जो कौशल है रीडिंग एंड राइटिंग इसकी आपूर्ति नहीं हो पाती है। इसकी पूर्ति न होने के कारण क्या है इस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। यह पद्धति कई विद्वानों के अनुसार अमनोवैज्ञानिक है। जब ये इनकी पूर्ति नहीं होती है तो मनोविज्ञान क्या है अमनोवैज्ञानिक भाषा है। ये इन्होंने अनोमनोवैज्ञानिक भाषा तो नहीं है कहेंगे, ये क्या है पद्धति है, प्रणाली है, पद्धति प्रणाली अथवा विधि है। अमनोवैज्ञानिक क्योंकि ये इसके माध्यम से अंशतः पूर्ति होती है, पूर्णता की पूर्ति नहीं होती है। इस पद्धति प्रणाली या विधि का जो उपयोग है वो प्रतिभा वाले छात्रों के लिए तो है परंतु उच्च स्तर के छात्रों के लिए क्या है किया जा सकता है। मतलब जैसे मान लीजिए कक्षा कक्ष में कई प्रकार के विविध क्षेत्र से विभिन्नता लिए हुए व्यक्तिगत भिन्नता लिए हुए बालक बालिका आते हैं, तो उन बालक बालिकाओं को मैं छठा यहाँ देता हूँ
उन बालक बालिकाओं को शिक्षा जब दी जाती है तो वो बालक बालिकाएं पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं करते हैं। तो प्रतिभाशाली जो बालक बालिका है वह तो ग्रहण कर लेते हैं, परंतु पिछड़े जो बालक बालिका है इसे ग्रहण करने में दिक्कत या कठिनाई महसूस करते हैं, है ना। इस तरह से क्या ये सभी इसके गुण हो गए, दोष हो गए। दूसरा है परोक्ष विधि। अगले प्रश्न पे अपन ले लेते हैं इसको। परोक्ष पद्धति, प्रणाली, विधि, है ना। और क्या कह सकते हो आप, ये इस प्रकार से क्या इनके 2-3 नाम हैं। परोक्ष का मतलब होता है अंग्रेजी में इनडायरेक्ट मेथड। पद्धति का मतलब ऐसे नहीं आएगा, मेथड आएगा। इसके भी अपन कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। इस पद्धति में नई भाषा की शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जाती है। विद्यार्थियों को व्याकरण के नियम पहले से ही सिखाए जाते हैं। इस पद्धति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि नई भाषा सिखाते समय छात्रों को अपनी मातृभाषा पर अधिकार होने के कारण नई भाषा सीखने से उसे आसानी होती है। इस पद्धति में जिस भाषा में अनुवाद करना है उस भाषा का पूर्ण ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। वर्तमान काल में परोक्ष पद्धति, प्रणाली या विधि अर्थात इनडायरेक्ट मेथड का प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। आपने देखा होगा इसमें क्या होता है, नई भाषा सिखाते समय छात्रों को अपनी मातृभाषा पर अधिकार होने के कारण नई भाषा सीखने में उसे आसानी महसूस होती है। मातृभाषा जो है, मातृभाषा से नई भाषा सिखाते हैं। पहले वाले में भी यही था, परंतु यहाँ पर जब नई भाषा सिखाते हैं तो उसका व्याकरण ज्ञान पूर्व में ही वो बताते हैं। छात्रों को पूर्णतः बताते हैं, है ना। मातृभाषा से नई भाषा सिखाते हैं, चाहे मान लीजिए कोई भी आपके राजस्थानी है तो राजस्थान से आपको हिंदी भाषा आपको सिखाते हैं। तू कटे जा रहे हो तो तुम कहाँ जा रहे हो, है ना। कटू आई रो है तो कहाँ से आ रहे हो। तो इस प्रकार की जो भाषा है उसको दी जाती है, परंतु उसको पहले व्याकरण का ज्ञान पूरा दिया जाता है नई भाषा का। नई भाषा सिखाते हैं, उससे व्याकरण का ज्ञान पूर्व में ही छात्रों को पूर्णतः सिखाया जाता है। ठीक है। गुण इसके 2 है। गुण और दोष के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक तरफ गुण आ जाते हैं, एक तरफ दोष ले लेते हैं। इस पद्धति में ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र का उपयोग किया जाता है। ज्ञात से अर्थात जानना से अनजान। तो जब क्या है, जैसे मैंने राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया था, क्या किया था, कटे जयरा हो, कटे जयरा हो। मान लीजिए एक वाक्य है, कहाँ
जा रहे हो, है ना। अब यहाँ 3 शब्द ही आए और यहाँ 4 शब्द आए, तो कहाँ उसको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, है ना। जा रहे हो, उदयपुर जयरा है, उदयपुर जयरा, है ना। तो उदयपुर जा रहा हूँ, है ना। उदयपुर जा रहा है, तो यहाँ यहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहे हो आएगा, और यहाँ जा रहा का मतलब है कहाँ जा रहे हो, है ना, कि उदयपुर जा रहा हूँ। तो यहाँ हाँ और हूँ का क्या है, अंतर अपने को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले क्या है, उसे व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है, शब्द का ज्ञान दिया जाता है, वाक्य का ज्ञान दिया जाता है, ध्वनि से जो किस प्रकार शब्दों का निर्माण हुआ है वह उसको बताया जाता है। इस प्रकार से क्या ये इसके गुण होते हैं। तो शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर, है ना, जो उसे पता है और जो उसे नहीं पता है उस और उसको अग्रसर किया जाता है, पहला। दूसरा, अनुवाद का प्रयोग करने के कारण छात्रों को नई भाषा सीखने में कठिनाई नहीं आती है। अनुवाद, है ना, जिसको अंग्रेजी में अपन क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। अनुवाद का प्रयोग करने के कारण कठिनाई नहीं होती है ना। थोड़ा सा बीच में आ गया है। छात्रों को कठिनाई नहीं होती है। तीसरा, छात्रों को मातृभाषा के साथ साथ नई भाषा की प्रगति, वाक्य रचना, शब्द भंडार आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। छात्रों को भाषा ज्ञान के साथ साथ शब्द भंडार, वाक्य रचना, व भाषा की प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है ना। जब नवीन भाषा सिखाई जाती है तो भाषा के साथ में इसके अंतर्गत क्या है, पहले उसे व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। जब व्याकरण ज्ञान उसे पूर्व में ही देते हैं, छात्र छात्राओं को पूर्व में व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है कि राजस्थान में इस भाषा में को इस तरह से बोलते हैं और हिंदी में इस भाषा को इस तरह से बोलते हैं। तो व्याकरण ज्ञान जब दिया जाता है तो उसके शब्द भंडार में, अर्थात कई प्रकार के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो अपने ज्ञान में समझ, वाक्य रचना, किस प्रकार उसका वाक्य रचना है, उसका संगठन जो है, उसका गठन जो है वो सीख लेता है। और भाषा की प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है कि हिंदी में किस तरह से बोला जाता है और राजस्थानी में किस तरह से बोला जाता है, उसके स्वरूप, प्रकृति के बारे में क्या है, उसे बालक बालिका को पूर्ण ज्ञान हो जाता है। इसमें कम समय लगता है। तो अब कम समय क्यों लगता है? स्वाभाविक है कि वह पूर्व में ही क्या हुआ, व्याकरण का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अब उससे केवल खाली क्या है, जो भाषा जो है, भाषा का स्वरूप व प्रकृति के अनुसार उसको उच्चारण करना होता है। उसे मालूम चल जाता है कि व्याकरण ज्ञान के माध्यम से कि हिंदी में किस प्रकार है और राजस्थान में किस प्रकार है। इस प्रकार क्या है, जब वो आदि भाषा पूर्व में ही सीख लेगा तो कम समय लगना स्वाभाविक है। अगला, अध्यापक के लिए सरल पद्धति है। शिक्षक के लिए यह पद्धति सरल है। जब छात्र छात्राओं को व्याकरण का पूर्ण ज्ञान दिया जाता है और व्याकरण ही नहीं
साथ साथ में भाषा की प्रकृति, शब्द रचना, ध्वनि, वाक्य इत्यादि की जो है रचना जो है, जो दूसरी भाषा जो है सिखाई जाती है उसको पूर्व में ही वो सब बातें बता देता है। तो जब पूर्व में ही पूरी बातें आ जाती है, फिर अध्यापक जब प्रैक्टिस अर्थात अभ्यास कराता है तो वह सरल सरल से कठिन की ओर होता है। इसलिए ये क्या है, सरल से कठिन की ओर होता है। जो सरल सरल जो बातें होती है वो सीखा जाता है, फिर जो कठिन स्तर की जो बातें होती है वो उसके बाद में धीरे धीरे आती है। अनुवाद के कारण विद्यार्थियों की निरीक्षण शक्ति का विकास होता है और भाषा शिक्षण में रुचि बढ़ती है। निरीक्षण शक्ति का विकास होता है और छात्रों में रुचि बढ़ती है। कब बढ़ती है? जब वो व्याकरण के माध्यम से पूर्व ज्ञान प्राप्त कर लेता है। पूर्व ज्ञान में उसको पता चल जाता है कि भाई किस भाषा को हमको किस रूप में लेना है। तो जब वो अनुवाद करते हैं अर्थात भाषा के माध्यम से अन्य भाषा को जो पढ़ाते हैं, तो छात्रों की जो निरीक्षण शक्ति होती है अर्थात जिसको पर्यवेक्षण या ऑब्जर्वेशन कहते हैं, वो ज़बरदस्त होती है ना। उसमें ग्राह्य क्षमता होती है। उस ग्राह्य क्षमता को जब वे अपना लेते हैं तो उसके माध्यम से जब वो निरीक्षण करेंगे, है ना, पर्यवेक्षण करेंगे, तो स्वाभाविक है उसमें उनकी रुचि बढ़ेगी। शब्दों को जानने में, वाक्यों को जानने में, अन्य जो उसकी प्रकृति इसको जानने में, तो उसकी रुचि स्वतः बढ़ जाती है। दोष, कौन कौन से दोष है? दोष ज़्यादा नहीं हुए इसके, 2-3 दोष है जो हम चर्चा कर लेते हैं। इस पद्धति में स्वाभाविक ढंग से सुनने का अवसर नहीं मिलता है। स्वाभाविक ढंग से सुनने का अवसर नहीं मिलता है। यहाँ पर कितनी अच्छी बात है, स्वाभाविक ढंग से, अर्थात जब वो अनुवाद करते हैं तो अनुवाद में क्या है, आपको लगेगा कि भाई वो क्या है, मशीन बन गए हैं। तो जो मशीन जो होती है, तो मशीन से अगर अनुवाद करोगे आप, अर्थात अनुवाद करते हैं तो क्या है उसमें जैसे आपको लगेगा कि साहब ये इसमें स्वाभाविक ढंग अर्थात जो हाव भाव है ना, उस हाव भाव जो है धीरे धीरे गौण हो जाते हैं और हम क्या है केवल अनुवाद पर ही बल देने लगते हैं। मशीन का मतलब ये है कि यहाँ पर अनुवाद में बल दिया जाता है। जब अनुवाद में बल दिया जाता है तो स्वाभाविक ढंग से जिस भाषा के हाव भाव होने चाहिए, है ना, जो अर्थ होना चाहिए, जो संवेग होने चाहिए, वो ना होकर के कुछ क्या है अनुवाद में ही क्या है उनका विशेष जोर अध्यापक अध्यापिकाओं का रहता है। तो इससे क्या होता है, ये स्वाभाविक ढंग से सुनने का अवसर नहीं मिलता है ना, ये वाली बात आती है। दूसरा, इस पद्धति में मानसिक क्रियाओं पर मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा की शिक्षा दोहरी मानसिक क्रिया के रूप में होती है, इसलिए कुछ विद्वानों ने इसको कठिन माना है। कुछ विद्वानों ने इसे कठिन माना है। कठिन क्यों माना है? जिसका मैंने अभी यहाँ पर उल्लेख किया है कि इस पद्धति में मानसिक क्रियाओं पर मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा की शिक्षा दोनों होती है। तो मानसिक क्रिया जटिल हो जाती है। जैसे मातृभाषा, क्योंकि प्रत्येक भाषा क्या है संस्कृत से निकली हुई है। संस्कृत क्या है, सब भाषाओं की जननी है ना, मातृभाषा। और जैसे मान लीजिए राष्ट्रभाषा यहाँ पर है, राष्ट्रभाषा क्या है आपकी हिंदी है, ये राजस्थानी है, यहाँ पर हिंदी है। हालांकि दोनों की जो बोलियां हैं वो क्या है, बोली देवनागरी लिपि ही है और देवनागरी लिपि में दोनों को ही लिखा जाता है। उससे ज़्यादा समस्या नहीं आना चाहिए। परंतु राजस्थान में क्या है, जगह जगह कहीं पर मेवाड़ी बोली जाती है, कहीं पर मारवाड़ी बोली जाती है, कहीं ढूंढाड़ी बोली जाती है ना। मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, है ना, बागड़ी, इस तरह से क्या है और भी बहुत सारी जो बोलियाँ और है, उसके माध्यम से जब राजस्थानी को होता है और फिर हिंदी में जब इसको उसका अर्थ बताते हैं
तो छात्र को क्या है करना पड़ता है, उस पर मानसिक क्रिया करनी पड़ती है। तो मानसिक क्रिया यदि छात्र एबल होगा, है ना, योग्य होगा, तो वह उस काम चीज़ को कर पाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी बालक बालिकाएं योग्य हो जाए। तो इस बात का क्या है विशेष ध्यान दिया जाता है। और इसमें ये कमी बताई है विद्वानों ने कि यह कठिन मानी है थोड़ी सी। तीसरा, अध्यापक का स्थान महत्वपूर्ण होता है छात्र का गौण, अर्थात शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण शिक्षार्थी का गौण, है ना। तो देखा होगा आपने कि जब ये भाषा सिखाई जाती है, अर्थात राजस्थानी के माध्यम से राष्ट्रभाषा हिंदी सिखाई जाती है, तो जब भाषा, क्योंकि जो अध्यापक अध्यापिकाएं होते हैं वो दोनों ही भाषा में क्या होते हैं, निपुण होते हैं। दोनों ही भाषा में निपुण होने के कारण क्या होता है, वे तो जल्दी जल्दी किसी बात को बोल जाते हैं, परंतु जो छात्र होते हैं वे उनको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। कारण क्या होता है कि यही कारण होता है कि भाई वे इसमें क्या है निपुण हासिल नहीं कर पाते हैं। हालांकि उनको पूर्व में व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है, परंतु उनमें मानसिक क्रिया इतना कठिन होती है या जटिल होती है, अर्थात जो प्रतिभावान या उच्च बुद्धि वाले जो छात्र छात्राएं होते हैं वो तो ग्रहण कर जाते हैं, परंतु सामान्य और वो जो पिछड़े हुए जो बालक बालिकाएं हैं वे अपनी कठिनाई का महसूस करते हैं। और जब इसमें जब कोई वार्तालाप चलता है, संभाषण चलता है, कोई बात चलती है, तो केवल शिक्षक ही बोले जाता है। छात्र छात्राएं जो क्या है बोलने में झिझकते हैं, या फिर उन्हें क्या है ये होता है कि भाई हमसे कहीं गलती नहीं हो जाए, इत्यादि इत्यादि बातें यहाँ पर ध्यान में रखी जाती है। तो आज हमने क्या पढ़ा था, आपको भाषा शिक्षण की विधियाँ पढ़ी थी। विधियों के अंतर्गत हमने आज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स, है ना, पर क्या है प्रत्यक्ष व परोक्ष जो पद्धति है उसके बारे में पढ़ी थी। ये पद्धति को अपन और पर्यायवाची शब्दों में प्रणाली व विधि भी कहते हैं। अब कल हम इससे आगे के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे जो बातें हैं, जैसे इनकी विशेषताएं हैं, इनके गुण हैं, उसके बारे में भी समय रहते हम चर्चा करेंगे। तो मुझे सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।